हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। एसएससी का रीअरेंजमेंट अभी भी जारी है। आज भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस होंगे, बट जस्ट लाइक द प्रीवियस क्लास आज भी आप लोग हमारे वीडियोस को पॉज करेंगे और खुद से आंसर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। मेक श्योर योर ग्लासेस फिट वेल, ये क्वेश्चन है। ठीक, मतलब आपका ओपनिंग सेंटेंस आपको दे दिया है, आपका क्लोजिंग सेंटेंस आपको दे दिया है। क्लोजिंग सेंटेंस में बोला जा रहा है कीप द ग्लासेस क्लीन एंड द सॉफ्ट क्लॉथ इज बेस्ट फॉर क्लीनिंग, कि ग्लासेस को साफ रखिए और ग्लासेस को साफ रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप सॉफ्ट क्लॉथ को यूज करो। ठीक, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जो गिवन है। अब आपको बचे ऑप्शंस में से पेयर स्टार्ट करना है। हो सके तो हमारे वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से आंसर खोजने का कोशिश करिए। आई होप आपने ऐसा कर लिया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। मेक श्योर योर ग्लासेस फिट वेल। ठीक है, मेक श्योर योर ग्लासेस फिट वेल। अब लिखा है टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट्स टू प्लेस यू बॉट देम, टू द प्लेस यू बॉट देम। पहले तो आपको ये देखना है कि ग्लासेस फिट बैठ रहे हैं, लेकिन आप उसके बाद बोल रहे हो कि ग्लासेस को कहीं पे बिठाना है, मतलब कहीं पे रखना है। चलिए, ये नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ते हैं। कीप योर ग्लासेस इन अ केस व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग देम। ठीक है, यहां पे ग्लासेस को आप एक केस में रखिए जब आप उसे पहन नहीं रहे हैं। द ईयर पीसेस शुड बी एट आई लेवल एंड डोंट ट्राई टू एडजस्ट द ईयर पीस योरसेल्फ, दिस विल प्रिवेंट स्क्रैचेस। नाउ हम बोल रहे हैं कि जो ईयर पीस है वो आपके आई लेवल के साथ होना चाहिए। ठीक है, और आप उसको जानबूझ के खुद से एडजस्ट मत करिए, मतलब आपके जो फ्रेम है, ग्लास का जो फ्रेम है वो आपके आई लेवल के साथ होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपका लेवल का बात हो रहा है और यहां पे हम बोल रहे हैं ग्लासेस की फिटिंग के बारे में। इसका मतलब ओपनिंग सेंटेंस के बाद में जो पहला जा रहा है वो कौन सा है जो ग्लासेस की पोजीशन के बारे में बता रहा है, दैट इज आर। द ईयर पीसेस शुड बी एट आई लेवल and don't try to adjust the earpiece yourself. ठीक है, take your glasses for adjustments to the place you bought them. अगर आपको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो इसे उसी जगह पे लेके जाइए जहां से आपने इसे खरीदा था। तो आर के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है। The next is keep your glasses in a case when you are not wearing them. जब आप इन ग्लासेस को वेयर नहीं कर रहे हैं, कम से कम इन्हें केसेस में रखिए। This will prevent scratches. इससे क्या होगा, scratches prevent हो जाएंगे। Clear? Now see how we have started the rearrangement. पहले हमने बोला कि make sure your glasses fit well. Make sure ये करिए कि आपके जो glasses हैं वो सही से बैठते हैं। अब सही से बैठते कैसे आप समझेंगे, यहाँ पे जो ear pieces attached हैं they should be at eye level and do not try to adjust the earpiece yourself. ठीक है, उसके बाद अगर आपको एडजस्टमेंट की जरूरत महसूस होती है तो आप कहाँ जाएंगे, वहीं पे जाएंगे जहां से आपने इन ग्लासेस को खरीदा है। जब आप इन ग्लासेस को नहीं पहन रहे हैं, कोशिश करिए कि ये केस में रहें। कीप योर ग्लासेस इन अ केस व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग देम, दिस विल प्रिवेंट स्क्रैचेस। कीप द ग्लासेस क्लीन एंड अ सॉफ्ट क्लॉथ इज बेस्ट फॉर क्लीनिंग। और इनको अगर क्लीन करने की जरूरत पड़ती है तो आप एक सॉफ्ट क्लॉथ को यूज करिए जिससे ग्लासेस को क्लीन करना बहुत आसान हो जाए। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। इज दैट क्लियर? ऐसे सेंटेंसेस को जब आप अरेंज करो तो यहां पे देखो, यहां जो रीअरेंजमेंट था इसका जो सीक्वेंस बना था वो था आपका क्यू और एस। आपने देखा होगा यहाँ पे हमने लॉजिकली रीअरेंज किया है, हमने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को यूज किया है। और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में भी क्या कर रहे हैं, हम सीक्वेंसेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम सिर्फ एक्चुअली जो प्रेफरेंस दे रहे हैं वो हमारे सीक्वेंसेस को दे रहे हैं। क्लियर? इस तरीके से आप अपना फर्स्ट रीअरेंजमेंट किया। आई होप यू हैव गॉट दिस आंसर करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। One of my friends, Krishna, went to live in a village. मेरा एक दोस्त कृष्णा था जो एक विलेज में रहने गया। But it was a slow animal. नहीं समझ आया। So Krishna bought a donkey. किसके कहने पे? नहीं, so मतलब किसी के कहने पे ना। One day his neighbor told him that he must buy a donkey. Every family there had a donkey to carry things for them. Now you know कि एक बार कृष्णा जो है वो एक विलेज में रहने गया। उस विलेज में देखो, अब डोंकी 2 बार रिपीट हुआ है। द क्वेश्चन इसकी कौन सा वाला पहले आएगा, ये वाला पहले आएगा या ये वाला पहले आएगा। डोंकी का एक्सप्लेनेशन पहले नेबर ने किया है,
उसके बाद ये सिचुएशन बताई जा रही है कि उस गांव के हर एक घर में डोंकी है जो थिंग्स को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, हर एक घर में। अब आप अगर सेंटेंस को वापस से पढ़ोगे तो क्या निकल के आ रहा है? पहला तो ओपनिंग सेंटेंस है जिसके साथ आपको फर्स्ट सीक्वेंस मिल रहा है आर में, जो कि पहले इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्लियर। उसके बाद हम बोल रहे हैं वन डे his new neighbor told him that he must buy a donkey. क्यों buy a donkey? Because every family there had a donkey to carry things with them. तो R के बाद यहां पे क्या जा रहा है? S. क्लियर? R के बाद क्या जा रहा है? S. फिर क्या हुआ? जब उसके नेबर ने कहा, उसने देखा कि गांव के हर घर में एक गधा यूज किया जाता है थिंग्स को कैरी करने के लिए, तो उसने क्या किया? सो कृष्णा बॉट अ डोंकी फॉर 200 रुपीज। इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद जो कि S में हुआ, कृष्णा बॉट अ डोंकी फॉर 200 रुपीज। सो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? Q. द नेक्स्ट इज बट इट वॉज अ वेरी स्लो एनिमल। अब आपको पता है कि आप इट किसके लिए यूज कर रहे हो? आप इस डोंकी के लिए यूज कर रहे हो जो कि बहुत स्लो एनिमल था। तो आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? इट डिड नॉट लाइक टू वर्क। एक ऐसा एनिमल वो खरीद के ले आया जो काम करना ही नहीं चाहता था, जबकि वहां गांव के लोग डोंकीज इसलिए रखते थे ताकि वो उनका सामान इधर से उधर कैरी करने के लिए यूज कर सके, क्लियर। तो इसके बाद जो आएगा वो है आपका P। ये तो था आपका कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ दिस रीअरेंजमेंट। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। द आंसर हैज टू बी बी, ऑफ कोर्स यस। हमने बोला स्टेटमेंट को कैसे पढ़ी, देखिए बहुत आसान होते हैं एसएससी के रीअरेंजमेंट्स की अगर बात की जाए। एलिमिनेट ऑप्शंस लाइक यू वर डूइंग प्रीवियस क्लासेस। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू लिव इन द विलेज। अगर आपको कंफ्यूजन होगा, पता है वो किस में होगा? वो आपको होगा आर और एस में, कि हम पहले एस क्यों नहीं बिठाए, आर क्यों बिठा रहे हैं, है ना। उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ये है कि पहले तो एनिमल का एक्सप्लेनेशन होगा, इंट्रोडक्शन, जो कि नेबर कर रहा है। इसके बाद हम एनिमल के बारे में बताएंगे जो गांव के हर एक घर में है फॉर कैरिंग थिंग्स। देन यू सेड दैट बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कृष्णा वेंट टू बाय अ डोंकी फॉर 200 रुपीज, बट इट वॉज अ वेरी स्लो एनिमल एंड इट डिड नॉट लाइक टू वर्क। तो आपका जो पेयर बनेगा वो है आर एस क्यू पी, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जो ओपनिंग सेंटेंस और क्लोजिंग सेंटेंस है, पहले उसको समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा जा रहा है द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड बट वेरी हंग्री। हम बोल रहे हैं कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग खुद को देखे, हम बहुत रिफ्रेश फील कर रहे थे, बट उस टाइम तक हम बहुत ज्यादा हंग्री फील कर रहे थे, ठीक। अभी भी हमें नहीं पता कि हमारा जो सब्जेक्ट है जो अपने बारे में ये सारी चीजें बता रहा है वो कहाँ पर है, घर पर है, घर से बाहर है, नहीं पता। अब उसकी जानकारी के लिए आगे के सेंटेंसेस पढ़ते हैं। I asked him to let him help unload the vessel. Okay, now we have come to know vessel, a large ship, captain, very clear. अब आइडिया बहुत क्लियर हो रहा है ना। आपको पता होगा मर्चेंट नेवी वो लोग होते हैं जो लोग अपने घर से बाहर जाकर बड़े बड़े मर्चेंट्स के साथ अपना टाई अप रखते हैं। ये प्राइवेट और आपके गवर्नमेंट कंसर्न दोनों होते हैं। ये जो बड़ी शिप्स में करते हैं मर्चेंडाइजेस को इधर से उधर, उसको हम वेसल कहते हैं। मतलब उन लोगों की भाषा में हम इसे वेसल कहते हैं, क्लियर। अब हमें पता है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाइंड माइसेल्फ समवन रिफ्रेश बट वेरी हंग्री। अब हमको इसको रिलेट करना है। पहले तो ये पता करना होगा कि हम कहाँ थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आई नोटिस्ड आई वॉज नियर अ लार्ज शिप। तब मैंने क्या नोटिस किया कि उस समय मैं एक लार्ज शिप के बगल में था, क्लियर। द नेक्स्ट इज, अब मैंने क्या देखा? मुझे भूख लगी हुई थी, है ना। तो मैंने क्या देखा कि मैं एक लार्ज शिप के बगल में था। इट वॉज अनलोडिंग, ये इट किसके लिए आया है? ये इट इस लार्ज शिप के लिए आया है। इट वॉज अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, उसमें पिग आयरन था। मुझे इतनी भूख लगी थी दैट आई वंस वेंट टू द कैप्टन, आई आस्क्ड हिम टू लेट मी हेल्प अनलोड द वेसल। इससे क्या होता कि कैप्टन उसको अगर अनलोड करने में हेल्प करता तो वो उसे कुछ पैसे देता। एंड ही वांटेड टू अर्न दिस मनी फॉर फूड। वो इतना भूखा था कि उसे और पैसे चाहिए थे ताकि वो फूड पे पैसे खर्च कर सके, क्लियर। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स की इसका कंस्ट्रक्शन कैसे आ रहा है। हमारा आंसर तो क्लियर है, इट हैज टू बी बी। क्यू एस आपका पहला बनेगा, इसके बाद जो दूसरा बनेगा वो है आपका आर एंड पी। नाउ इससे पहले कि हम आपको ये फिर से समझाएं, आपने देखा होगा इस वाले सेंटेंस में भी हम बहुत लॉजिकली गए हैं। वी वेंट वेरी लॉजिकल। हमने पहले एक स्टेटमेंट देखा, स्टेटमेंट में हमने देखा कि हम एक जगह पे हैं जहां पे हम बहुत रिफ्रेश फील कर रहे हैं बट आई एम स्टिल हंग्री। इसके बाद क्या हुआ? हमने देखा कि इस समय हम कहाँ हैं। तो हमने देखा आई नोटिस्ड आई वाज नियर अ लार्ज शिप। इट वाज अनलोडिंग, ये इट किसके लिए आ रहा है? शिप के लिए आ रहा है। इट वाज अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन। ये देखते ही आई वेंट टू द कैप्टन एंड आई आस्क्ड हिम टू हेल्प अनलोड द वेसल।
जिससे मुझे पैसे मिल जाए. आई वॉन्टेड टू अर्न मनी फॉर फूड. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. टुडे द अर्थ हैज मेनी सैटेलाइट्स बिसाइड द मून. एट प्रेजेंट अर्थ के पास बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं अर्थ मून के अलावा. अब मून हमारे यहाँ का नेचुरल सैटेलाइट है. अगर आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता तो इतना जान लीजिएगा. नेचुरल सैटेलाइट्स वो होते हैं जो हमारे जो सोलर सिस्टम का पार्ट अपने आप बने, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर नथिंग बट मैन मेड सैटेलाइट्स. तो आप बोल रहे हो कि इस समय अर्थ के पास मून के अलावा, मतलब नेचुरल सैटेलाइट्स के अलावा भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं. तो ये सैटेलाइट्स डेफिनेटली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है ना. इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं. चलिए इसके बाद हम बोल रहे हैं दे आर दी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. अब हम बता रहे हैं कि ये सैटेलाइट्स कैसे हैं. दे आर दी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मेड बाय मैन एंड मच स्मॉलर देन द मून. और क्या होगा? दे आर मच स्मॉलर देन द मून. अब अगर हम इसकी बात करें तो आप देख रहे हो कि डी में ही इकलौता स्टेटमेंट है जो आर से स्टार्ट हो रहा है. इसका मतलब ये तो श्योर है कि बाकी सारे स्टेटमेंट्स अपने आप ओमिट हो गए, बाकी ऑप्शंस वैसे ही नहीं जा रहे, है ना. अब जा रहा है डी. कौन सा वाला जा रहा है? डी. अब अगर हम डी का सीक्वेंसिंग करें तो यहाँ पे पहले आर था, फिर क्यू था, फिर एस था, फिर टी था. चलिए अब सीधा सीधा इसको अलाइन करते हैं. आर में लिखा हुआ था दे आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मेड बाय मैन एंड मच स्मॉलर देन द मून. ठीक. द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स डू नॉट फॉल. अभी भी देखो आप किनके बारे में बात कर रहे हो? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के. स्टिल कंटिन्यूइंग. ठीक है. दे डू नॉट फॉल बिकॉज दे आर गोइंग टू फास्ट टू डू सो. इसके बाद as the speed along they tend to go straight off into the space but the pull of the earth keeps them from doing so. लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो अभी भी अर्थ से जुड़े रहते हैं. As a result they travel in an orbit round the earth. इसी वजह से अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसके होने के कारण से ये नेचुरल सैटेलाइट स्पेस में डायरेक्टली बाहर नहीं चले जाते, ये अर्थ के ऑर्बिट के इर्द गिर्द घूमते रह जाते हैं. क्लियर? तो अब आपको पता है कि आपको स्टेटमेंट्स में कैसे आपको अरेंज करना था. यहाँ पे हम लॉजिकल तो नहीं बोलेंगे लेकिन एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. हम स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली बोल रहे थे कि हमको कैसे सैटेलाइट्स की बात की जा रही है. वी वर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. फिर हमने बोला आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? दे आर मैन मेड सैटेलाइट्स, लेकिन ये मून से बहुत ज्यादा स्मॉलर होते हैं. ये गिरते क्यों नहीं? बिकॉज दे आर गोइंग टू फास्ट टू डू सो. अब हम क्या बोल रहे हैं कि इतनी स्पीड इनकी ज्यादा होती है कि ये चाहे तो स्पेस के भी बाहर जा सकते हैं, लेकिन क्या रोक लेता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से ये सैटेलाइट्स हमारे ऑर्बिट से बाहर नहीं जा पाते, जिसकी रिजल्ट से एज अ रिजल्ट दे ट्रैवल इन एन ऑर्बिट राउंड द अर्थ. इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ. इन 1739 नादिर शाह The mighty king of Iran invaded India. ठीक है. अब हमको समझ में आ गया मेरा सब्जेक्ट कौन है. You're talking about Nadir Shah, who was a king of Iran and he invaded which country? He invaded the country India. Clear? अब बाकी बचे जो सेंटेंसेस है वो है आपके P, Q, R, S. हो सके तो इस वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा. आई होप आपने ऐसा कर लिया होगा. ना लेट्स सी द सीक्वेंसिंग. इट हैज टू बी A. आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब आप नदीर शाह के बारे में बोल रहे थे तो हमको उसके लिए कोई प्रोनाउन चाहिए था. नदीर शाह अगर हमारे सेंटेंस में नाउन है तो नाउन को रिलेट करने के लिए हमें सेंटेंस में क्या चाहिए था? एक प्रोनाउन चाहिए था. अब जहां तक प्रोनाउंस का सवाल है वो हमारे पास दो है. वो आपका क्यू में भी है, वो आपका आर में भी है, लेकिन जाएगा कौन सा? है ना. हम बोल रहे हैं ही वॉज अ माइटी किंग ऑफ ईरान हु इन्वेडेड इंडिया. वी आर टॉकिंग अबाउट अ किंग ऑफ ईरान हु एक्चुअली इन्वेडेड इंडिया. ठीक है. He took with him. वो कब लेके जाएगा? पहले तो वो डिफीट करेगा तब ना वो लेके जाएगा. हम पहले कैसे बोल देंगे कि he took with him immense wealth, है ना. He defeated the Mughal army in the battle of Karnal. उसने पहले क्या किया? He first defeated the Mughal army in the battle of Karnal. इसके बाद क्या हुआ? This was followed by cruel massacres. इसके बाद बहुत ज्यादा मैसेकर हुआ, मतलब मानवता में बहुत ज्यादा लोगों को मारा गया. एंड रेकलेस प्लंडर इन दिल्ली. इसके बाद दिल्ली में बहुत ज्यादा लूटपाट मची. ठीक. तो क्यू के बाद जो सीक्वेंसिंग आ रहा है वो क्या है? एस. इसके बाद हम बोल रहे हैं कि आफ्टर अ स्टे ऑफ 2 months नदीर शाह वेंट बैक टू ईरान. इसके बाद ही वेंट बैक टू ईरान, लेकिन अब तक इस समय तक जाने तक he took with him immense. जब वो जा रहा था वो अपने साथ क्या लेके गया? He took with him immense wealth as well as the Kohinoor diamond also.
ही वॉज अ पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग कोहिनूर डायमंड फ्रॉम आवर नेशन। और उसने एक और चीज ली जो कि बहुत वैल्यूएबल थी, ही टुक अनदर ट्रॉफी विथ हिम व्हिच वाज द पीकॉक थ्रोन। वो अपने साथ और क्या लेके गए, ही टुक द पीकॉक थ्रोन बिल्ट बाय शाहजहां। क्लियर? तो आप पूरे के पूरे इन्वेजन की बात कर रहे हो। आपने बोला 1739 में नदीर शाह वाज अ माइटी किंग ऑफ ईरान हु एक्चुअली इन्वेडेड इंडिया। फिर क्या हुआ, ही डिफीटेड द मुगल आर्मी। कौन से बैटल में, इन द बैटल ऑफ करनाल। क्लियर? उस बैटल के बाद इट वाज फॉलोड, उसका इन्वेजन जारी रहा एंड इट फॉलोड अ लॉट ऑफ क्रूअल मैसेकेयर्स। मैसेकेयर्स मतलब लोगों का सर कलम करना या फिर उन्हें मारना बहुत लार्ज अमाउंट में। एंड रेकलेस प्लंडर इन दिल्ली। रेकलेस प्लंडर का मतलब होता है बहुत ज्यादा लूटपाट मचाना, और ये कौन सी जगह पे हुई थी, दिल्ली में। इसके बाद 2 महीने की ठहर के बाद ही वेंट बैक टू ईरान। इसके बाद वो ईरान वापस चले जाते हैं, पर जाने के साथ साथ वो अपने साथ यहाँ से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी और वेल्थ लेके जाते हैं, जिसमें कोहिनूर डायमंड और उसके साथ जुड़ा एक और ट्रॉफी था। वो क्या था, द पीकॉक थ्रोन विच वॉज बिल्ट बाय द शाहजहां। इज दैट क्लियर? So this is how we relate rearrangements. आप देख रहे हो एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, कितने सारे फैक्ट्स यूज होते हैं जब हम रीअरेंजमेंट्स को यूज करते हैं, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जैसा अभी आपने देखा, नाउन प्रोनाउन के यूजेजेस, हम अलग अलग टेंसेस को रिलेट कर रहे हैं, वन से अनादर आ रहा है। देखो अनादर था तो पता था कि इसके पहले वो कुछ लेकर गया है, तो कोहिनूर डायमंड अगर पहला थ्रोन था, पहला इंपॉर्टेंट चीज था, तो दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट चीज था, अनादर वॉज द पीकॉक थ्रोन। तो आपको पता चल रहा है कि ये जो खत्म होता है ये आर से ही खत्म होता, और वैसे भी अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता तब भी आप इसको मार्क करते तो भी आपका आंसर कभी गलत नहीं होता, है ना। तो रीअरेंजमेंट्स का देखो कोई मतलब कांस्टेंट पैटर्न अगर बोला जाए या कहा जाए कि रीअरेंजमेंट करने का कोई एक लौता तरीका है, तो ये पॉसिबल नहीं है। रीअरेंजमेंट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग बच्चों का अलग अलग अप्रोच होता है इनकी तरफ। आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है आप किस अप्रोच के साथ इसको क्लियर करते हैं और सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अच्छे क्वेश्चंस मिले तो कहीं और से भी प्रैक्टिस करिएगा। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।